एवं चौहान शासकों ने भी मंदिर स्थापत्य को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख उदाहरण लिख लें आप, अगला पॉइंट, प्रमुख उदाहरण लिखिए। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का निर्माण एवं पुनः निर्माण। निर्माण माना जाता है प्रतिहार शासकों के समय कभी हुआ था, जब गजनी का आक्रमण हुआ था मंदिर पे। उसके बाद भीम प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण, मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचा था, तो जिस शासक के समय आक्रमण हुआ था उसी शासक ने उसका पुनर्निर्माण भी कराया था। कॉमा देकर लिखो आप इसी में। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात में ही है ये, मोढेरा का सूर्य मंदिर, बहुत फेमस सूर्य मंदिर है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर, कॉमा देके एक और लिखो आप कि शत्रुंजय गिरी पर, शत्रुंजय गिरी इसका नाम लिखवाया था जैन काल में मैंने आपको। शत्रुंजय गिरी पर जैन मंदिरों का निर्माण। इससे क्या आइडिया लगेगा कि सोलंकी शासक जैन धर्म को भी संरक्षण, जैसे कुमारपाल नामक शासक था सोलंकियों में, है ना, उसने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, कई विद्वानों को संरक्षण दिया था उसने। देखिए, तथा राजस्थान में दिलवारा के जैन मंदिर, ओसिया करके एक जगह है, वहां पे भी एक जैन महावीर स्वामी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ना। उन सबको भी लेते हैं, बट एग्जाम्पल में ना 3-4 जो बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमें वही लेना है। जब आप क्षेत्रीय इतिहास में जाएंगे ना, अपने जैसे आप अपने प्रांत का इतिहास पढ़ रहे हैं, वहां ये 4 की जगह आपको 40 नाम मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम इस तरह से लेते हैं हम लोग यहां लिखने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता ना कि सारे मंदिर, इतने सारे मंदिर हैं आप उसे पढ़ें। अब मान लो कोई मंदिरों, जैसे एहोल है, 70 मंदिर है वहां। भुवनेश्वर है, वैसे वहां पे 3-4 दर्जन से ज्यादा मंदिर है। इन्हें मंदिरों का ही नगर कहते हैं, पूर्व मध्यकाल में ही बने हैं। तो घूमने में भी महीने लग जाएंगे और पढ़ने में भी, ठीक है ना, मतलब। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अच्छा, ये एग्जाम्पल हो गए। कभी प्रैक्टिस वगैरह करोगे, कोई नया नाम आ गया, किसी कारण से चर्चा में है या पूछ लिया गया, तो जानकारी आपकी बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। ये कई बार मैं समझाया हूं कि जितना मैं कराता हूं बस वो याद रहना चाहिए पहले। जब वो याद है तो आप एग्जाम निकालने की स्थिति में आ गए हो। क्लियर ना सभी को? जब वो याद है, जैसे मान लो मैं पूछूं, अच्छा बताओ हड़प्पा के किस स्थल से हमें सूती कपड़ों के साक्ष्य, देखो इसको कहते हैं याद रखना, ठीक है ना, एकदम से याद आना, बोलना एक स्वर में, है ना, ठीक है। तो अब उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हो, 2-4-5 कुछ नई बात कभी आ जाए, क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसका आंसर आपने पढ़ लिया, तो 5 साल जानकारी आपकी बढ़ गई। प्रैक्टिस में भी क्या होता है, 2 तरह की प्रैक्टिस होती है। जैसे बहुत सेंसिबल तरीके से लोग क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि विजन आईएएस के क्वेश्चन पेपर को बनाइए। जैसे इसलिए नहीं कि मैं यहां पढ़ाता हूं, केवल इसलिए कहता हूं, कोई भी आपको कहेगा कि विजन आईएएस का बना लो, आप किसी से पूछना, अच्छा विजन आईएएस का बना लो आप, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा हिंदुस्तान में जो सीरियसली एग्जाम दे रहा हो और विजन आईएएस का टेस्ट पेपर सॉल्व ना करे।
हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। और जो ऐसा है, ठीक है, समझो वो गलती कर रहा है। फिर जब विजन आईएएस में क्लासेस नहीं चलती थी, ये हिंदी वाले भी, तब भी तो हम रिकमेंड करते थे, जब नहीं पढ़ाते थे तो तब भी रिकमेंड करते थे सारे स्टूडेंट्स को, फिर सीरीज ज्वाइन कर लो। कई सारे मकसद है, उसका एक सेंस है, बनाने वालों की ट्रेनिंग दी जाती है, क्वेश्चन पेपर का खूब एनालिसिस रिसर्च होता है, चर्चा होती है उसके ऊपर, टीम काम करती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से हमें फ्रेम करना है क्वेश्चन, बच्चों से क्या अपेक्षा करनी है, कहाँ पूछना है, जज करना है उन्हें, कहाँ उन्हें जानकारी पहुंचानी है। एक बहुत टीम उसके पीछे काम करती है। ये नहीं कि अच्छा ऐसा मैं पूछ दूंगा कि बना ही नहीं पाए, बिल्कुल ये तो सोच ही नहीं है। बाकी में क्या समस्या आ जाती है कि ऐसा पूछो कि लोगों को लगे हाँ किसी ने पूछा है। तो यूपीएससी इस मकसद से नहीं पूछती ना, ऐसे पूछती तो फिर मैं कैसे दावा कर देता आपको कि बन जाएंगे। यूपीएससी हर साल बनाने का मौका देती है ना, वरना हर टॉपिक में आपको चाह जाओ, हर टॉपिक पे 10-20 सवाल ऐसे पूछो जैसे मुझे पता खुद ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहे हो आप फैक्चुअली। मेरे पास मेरी अपनी लाइब्रेरी में इतनी किताब पढ़े हुए हैं हर टॉपिक पे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे इतर ही कुछ नई चीज पढ़ा सकता हूं मैं आपको 2-3 घंटे के लिए। कोई लिमिट नहीं होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं होता है। तो प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का आपका दायरा बढ़ेगा, उतना ही चाहिए आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। पढ़ करके जानकारी नहीं बढ़ानी है आपको, इसके बाद क्लास नोट से आर.एस. शर्मा की किताब इंसिनिटी पे बहुत है पढ़ने के लिए। इसके बाद जो जानकारी बढ़ानी है वो आपको प्रैक्टिस करके ही 5%, 10%, 2% जितना बढ़ पाए आपका। जो नहीं बना बस उसका आंसर पढ़ लेना है, ठीक है, और वो ऐड कर लेना है। विजन वाले में बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको वो एडवांटेज देगा वो। बाकी जगह भी कभी फुर्सत में बनाओगे, किसी मैगजीन वगैरह में भी आ रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा ना, जितना बना सकते हो। पीटी निकालने का एक लेवल के बाद एकमात्र फॉर्मूला है, प्रैक्टिस करिए। और आखिरी के 1-1.5 महीने में थोड़ा तैयारी का तरीका चेंज कर दिया जाता है जब एग्जाम देने जाते हैं तो। प्रैक्टिस करके, मैंने पहले भी समझाया है, दोबारा याद दिला रहा हूं, डायरेक्ट आंसर पे मत जाया करिए, आप उसका आंसर सर्च करिए आप, ठीक है। यदि आपने सर्च करने की आदत डाल ली तो कंफर्म ही पीटी होगा आपका। यदि आपने 500 क्वेश्चन सभी विषयों में, आपने 200-300 क्वेश्चन सर्च कर लिए ना आपने, उस साल तो निश्चित रूप से पीटी होने जा रहा है आपका, पूरे मन से आपने सर्च कर लिया तो। क्योंकि गलतियां होंगी ही नहीं, पढ़ते बहुत लोग हैं, गलतियां बहुत करके आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम से 1 महीना पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस का तरीका, मिनिमम 1-1 सेट भी, 2-2 सेट भी आप सर्च कर लीजिए आपस को, इसका आंसर हमने कहां पढ़ा था, क्या होगा, क्यों होगा, थोड़ा क्वेश्चन से बातचीत करिए और आप देखिए जरा कैसे फर्क पड़ता है आपकी तैयारी पे। फुर्सत में तो 1-1.5 महीना थोड़ा ठीक रहता है, इस साल देना तो उतना टाइम तो है नहीं, अभी तो बहुत चीजें पढ़नी है आपको। लिखें आप जरा इसमें, अब आप लिखें विशेषताएं, मतलब ये विशेषताएं चल रही हैं हमारी इसकी खजुराहो की। ये जो मंदिर है उसकी क्या विशेषता है, मतलब क्षेत्रीय उपशैली। एक लिखो आप कि दिलवारा के मंदिरों में, दिलवारा के जैन मंदिरों में संगमरमर का बड़े पैमाने पर उपयोग, तो संगमरमर के ही मंदिर हैं वो, आप ये समझ लो। हम सब जानते हैं कि संगमरमर का ताजमहल है, पर हम ठीक से नहीं जानते हैं संगमरमर का ये मंदिर उससे बहुत पहले भी बनाया गया है, ठीक है। बस ये सब थोड़ा सा इतिहास का जो हिस्सा है ना, मतलब
ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत पहले कभी देखा है मुझे, बहुत धूमिल धूमिल से, मतलब 17-18 साल पहले कभी गया था तो देखा था हमने, है ना। क्या उस दौर में की बात कर रहे हैं हम? क्या पूर्व मध्यकाल का? ठीक है, आगे लिखें आप। लिखें आपकी गुजरात के मंदिरों में गोल जगती का निर्माण, जैसे मंदिर बनेंगे जगती पे, प्लेटफॉर्म पे, अब गुजरात के मंदिरों में गोल जगती आपको अधिक दिखेंगे। एक और लिखो आप, गुजरात के मंदिरों में अधिकाधिक स्तंभों, अधिकाधिक स्तंभों का निर्माण। अब देखो, जैसे अब मान लो हम बात कर रहे हैं गुजरात के मंदिर के एग्जाम्पल के तौर पे, तो जगती पे बना हुआ है एक, सीढ़ियां हैं दो, ठीक है, मंडप है तीन, गर्भगृह है चार, शिखर है पांच, अमलक है, कलश, वो सारे फीचर आ गए। उसके साथ साथ कुछ स्थानीय विशेषताएं, जैसे संगमरमर राजस्थान में उपलब्ध है, तो संगमरमर का अच्छा खासा उपयोग राजस्थान के मंदिरों में, वो तो स्थानीय सामग्री है जिसका उपयोग किया गया है। समझ में आ रही बात? पुराने फीचर के अलावा ये ऐड हो जाते हैं उसमें। शीर्षक तो लिखो आप, खजुराहो शैली। खजुराहो शैली, यहां लिख लो आप एरिया, मतलब एरिया बेसिकली खजुराहो ही है, मतलब, है ना। लिख लो आप यहां पे खजुराहो। संरक्षक लिख लो आप चंदेल वंश। और लिखो आप प्रमुख उदाहरण, लिखो ब्राह्मण धर्म से संबंधित कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव तथा विश्वनाथ मंदिर, एक और लिख ली इसमें 64 योगिनी मंदिर। ब्रैकेट में यहां कर ली 64 योगिनी में शक्ति संप्रदाय एवं तांत्रिक संप्रदाय का प्रभाव। शक्ति संप्रदाय एवं तांत्रिक संप्रदाय का प्रभाव। चौसठ देवियों की पूजा पूर्व मध्यकाल में, जैसे जबलपुर में, ग्वालियर के पास जब एक यूपीएससी में सवाल पूछा था, मुरैना में, एक आध उड़ीसा में भी मिलते हैं हमें, है ना। ये बहुत फेमस है, जो खजुराहो का 64 योगिनी है, ये बहुत फेमस है, मंदिर समूह का एक हिस्सा है। 64 देवियों की पूजा, अलग अलग गुणों शक्तियों से युक्त हैं ये देवियां। इसी में लिखे उदाहरण में जैन धर्म से संबंधित
आदिनाथ, पार्श्वनाथ इत्यादि तीर्थंकरों के मंदिर। तीर्थंकरों के मंदिर। विशेषताएं लिख रहे हैं आप, विशेषताएं। वैसे यहाँ जो कंधारिया महादेव है ये सबसे खजुराहो का एक तरह से सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, ठीक है, कलात्मक दृष्टिकोण से कंधारिया महादेव को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में खजुराहो शैली में इसकी गिनती होती है ना। विशेषताएं में पहला पॉइंट लिखो आप, उरु श्रृंग का निर्माण उरु श्रृंग का निर्माण देखो आप, शिखरों की श्रृंखला, शिखरों की श्रृंखला, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं होती है ना, पर्वत श्रृंखला देखोगे आप ऐसे इस तरह से शेप में, तो जैसे एक शिखर है तो शिखर के चारों तरफ छोटे बड़े कई सारे शिखर बने हुए हैं। मंदिर में एक शिखर है, उसके चारों तरफ कई सारे छोटे बड़े शिखर, जो सबसे खूबसूरत पहलू माना गया इसका खजुराहो शैली का, उसमें एक माना गया उरु श्रृंग, मतलब उसका एक लुक ही पूरा बदल जाता है उससे, वो जैसे लगे कोई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब इस तरह से बनी हुई है, एकदम से नहीं, बट छोटे थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, फिर एक जो मेन शिखर है वो है उसमें, मतलब ऐसे बनाया गया है। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें आप, गर्भगृह एवं मंडपों के बीच अंतराल, गर्भगृह एवं मंडप, जैसे अलग अलग उद्देश्य से मंडप होते हैं मंदिरों में, अलग अलग, जैसे कहीं पे लोग जमा हो रहे हैं उसके लिए है, कहीं पे प्रसाद वितरण के लिए है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ये एक मंदिर का हिस्सा हो गया, हमारा गर्भगृह हो गया है ना, एक मंडप यहां बना हुआ है, तो इसके बीच में कनेक्ट करने के लिए अंतराल सा, पैसेज सा, ठीक है, तो अंतराल। नेक्स्ट लिखें आप, मंदिरों के दीवारों पर बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण, बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण ठीक है। आपने बताया था थोड़ी देर पहले जो मंदिरों की दीवारें हैं, ठीक है ना, उसमें चाहे दीवारों का बाहरी हिस्सा हो या अंदरूनी हिस्सा हो, सब में बड़ी संख्या में, मतलब कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा गया है। तो कितना उस पर काम किया होगा और कितने कारीगर काम करते होंगे। बड़े बड़े मंदिर हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटे छोटे मंदिर हैं, है ना। इसी में लिखें, दीवारों के बाहरी हिस्सों पर काम जीवन से संबंधित बड़ी संख्या में मूर्तियां, मंदिरों के अंदरूनी हिस्सों में नहीं दिखेगा, अंदरूनी हिस्सों में तो कोई पौराणिक या मिथकीय कहानियां वगैरह की मूर्तियां हैं। बाह्य हिस्सों में काम जीवन से संबंधित मूर्तियों की हमें जानकारी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि खजुराहो शैली, तो
अंतराल, जैसे कई जगह अंतराल नहीं है, लगातार बना हुआ है इमारत, है ना, यहां वो अंतराल मिल जाता है, यहां उरुस रिंग मिल जाते हैं। काम जीवन से संबंधित मूर्तियां इससे ज्यादा कहीं किसी मंदिरों में नहीं मिलेंगे, बट बाहरी हिस्सों पे अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक व्याख्या की जाती है कि भाई तांत्रिक प्रभाव हो सकता है, एक व्याख्या की जाती है कि जीवन का एक आध्यात्मिक पक्ष है और एक ये भी पक्ष है, ठीक है। जीवन का एक आध्यात्मिक पक्ष है कि भी आप ईश्वर के प्रति जो आप ध्यान वगैरह करते हैं, सेवा वगैरह करते हैं आप, है ना, वो एक पक्ष है, और एक इंद्रिय सुख भी पक्ष है। तो कई तरह से इसकी व्याख्या की जाती है, बट इसको लेकर के खजुराहो की मंदिरों की चर्चा होती है, ठीक है। और चाहे किसी तरह की मूर्ति हो दीवारों पे, जो उसका तक्षण कार्य है ना, बहुत कुशलता से कहानी सीरीज कहानियां चलेंगी, मतलब मान लो रामायण की या महाभारत की या कोई पुराण की कहानी है ना, तो कहानी के रूप में एक साथ 30-40 मूर्तियां कि भाई ये देवी हैं तो राक्षस का वध करने जा रही हैं, तो रास्ते में ये, मतलब ऐसे करके एक पूरी सीरीज बनी हुई है, उसकी कहानी के माध्यम से चीजों को बताया जा रहा है। तो ये खूबसूरती है खजुराहो के मंदिर की, अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं। आपको उदाहरण ध्यान रखना है, क्योंकि कभी क्या आ जाएगा, मंदिर कंधारिया महादेव, ठीक है, सूर्य मंदिर, ऐसे करके 4 आ जाएंगे आपके सामने, 4 प्लेस आ जाएंगे कि मैच करिए आप, या वंश आ जाएंगे कि मैच करिए आप। किसने बनाया, फिर पुनः निर्माण हुआ, बहुत बड़ी चुनौती होती है वो। मोटे मोटे तौर पे आप वंश बता सकते हैं। कोई भी इमारत केवल ऐसा नहीं कि एक ही काल में, इस काल में बनता है, उसके बाद पुनः उद्धार वगैरह भी होता रहता है, ठीक है। तीसरा लिखें आप, ओडिया शैली। ओडिया शैली, यहां एरिया लिख लें आप, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, संरक्षक लिख लें आप, कोणार्क संरक्षक लिखें आप, लिखे पूर्वी गंग वंश, पूर्वी गंग वंश, कौमा चेद्दी वंश एवं अन्य वंश, और भी छोटे मोटे नाम हैं, शैल वंश, सोम वंश, भूम, अलग अलग शासकों का शासन रहा है राजवंशों का। तो मेन है पूर्वी गंग, क्योंकि एक गंग मैसूर में भी रहा है, और चेद्दी वंश यहां पहले भी रहा है। खारवेल के बारे में जो मैंने बताया था, महामोग वाहन वंश, चेद्दी वंश, ठीक है। उदाहरण लिखें आप, भुवनेश्वर को मंदिरों का नगर भी कहते हैं, यहां एक प्रमुख मंदिर है, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, ठीक है। दूसरा लिखें आप, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, तो एक लिख लें आप, कोणार्क में सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो 10 रुपए के नोट पे शायद है ना, या 20 रुपए के नोट पे, 10 रुपए पे होगा, 10 पे है, गुड, सबने रुपए देखा है लगता है ना, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट देखना तो सभी को चाहिए था, नहीं, एक बार देखने में क्या जाता है, जितने रुपए पड़े हुए आपके पास उसमें देख लीजिए, उस मंदिर है। तो सूर्य की जो सवारी मानी गई है वो रथ मानी गई है,
तो ये मंदिर ही पूरा जो है, कहाँ, अच्छा पानी पीना, ठीक है जाओ। नहीं मैंने इसलिए रुका कि मैं शायद बता नहीं पाया हूँ कि जिनको कभी आने जाने की जरूरत हो पीछे बैठेंगे, मतलब आगे से जाने का मतलब होता है सबका ध्यान जो उसकी तरफ, तो इसको लगता है कि जरूरत है तो वो पीछे बैठ सकते हैं, जैसा नेचर कॉल हो, पानी पीना हो या कुछ जरूरी की बातें हो या कहीं जाना आना हो, ठीक है, वरना मैं तो पूछ लूंगा मैं, है ना। तो दोनों तरफ जो है ना मंदिरों में, जैसे मान लो ये है पूरा रथ के पहिए बने हुए हैं मंदिर की तरफ, और 7 घोड़े बने हुए हैं रथ को खींचने के लिए, मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ मंदिर हुआ। उसका ऊपर का जो हिस्सा सिर से बना हुआ था, उसमें कहा जाता है कि भाई कुछ चुंबकीय शक्ति ऐसी थी अक्सर जहाजों को नुकसान हो जाता था, हालांकि वो नष्ट हो गया है। इसके सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी है, ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी है। मंदिरों के कुछ लोकल नाम बहुत प्रचलित हैं वहां पे, जैसे जो गर्भगृह है उसे वहां देवुल कहते हैं, उसके साथ जो सभा भवन है उसे जगमोहन कहते हैं, प्रसाद वितरण के लिए भोग, मैं लिखवा रहा हूं अभी आपको, भोग मंडप, नट मंडप, ऐसे करके एक छोटा सा डायग्राम भी बना दूंगा मैं अभी सामने कि किस तरह से उसे देखा जाता है। तो कोणार्क का मंदिर, कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको जो एक दे दिया गया यूनेस्को वाले लिस्ट में, जैसे कोणार्क मंदिर है ना, जो यूनेस्को के लिस्ट में है ना, आप कभी भी खाली वक्त में उन सब सीरीज को आप एक बार पढ़ेंगे, याद रखने के मकसद से नहीं, बस एक बार जरूर रीडिंग करिएगा कि क्या खास बात है उन कलात्मक दृष्टिकोण से। लिखें आप जरा, 3 एग्जाम्पल हो गए, आप विशेषताएं लिखें आप, विशेषताएं, पहला पॉइंट लिखें आप, लिखें उड़िया शैली के मंदिरों में मंदिरों का निर्माण सुरक्षा घेरा या 4 दीवारी के भीतर सुरक्षा घेरा है 4 दीवारी के भीतर। नॉर्मली नागर शैली में सुरक्षा बाउंड्री वॉल बाद में दिया गया है कभी सुरक्षा के लिए, आज वगैरह के समय में, बट मंदिरों में बाउंड्री वॉल ऊंचाई पे होते थे मंदिर। द्रविड़ शैली में सुरक्षा घेरा होगा, वो ऊंचाई पे नहीं होगा उतना मंदिर वो। दूसरा पॉइंट लिखो कि इन मंदिरों में भी अत्यंत ही उत्कृष्ट तक्षण कार्य, अत्यंत ही उत्कृष्ट तक्षण कार्य जो मूर्तियां बनाई जाती हैं के उदाहरण, एक और लिख लें आप, कुछ एक मंदिरों के दीवारों पर काम जीवन से संबंधित मूर्तियों के भी साक्ष्य, काम जीवन से संबंधित मूर्तियों के भी साक्ष्य, जैसे कोणार्क के मंदिर पर, कोणार्क के मंदिर पर, है ना। एक और लिखें आप, मंदिर परिसर में विभिन्न भवनों के लिए स्थानीय नाम, मंदिर परिसर में विभिन्न भवनों के लिए स्थानीय नाम,
जो गर्भगृह है आपका, जो मेन है, उसके लिए देवुल, गर्भगृह के लिए देवुल, ठीक है। सभा भवन है, उसके लिए जगमोहन, सभा भवन के लिए जगमोहन, ठीक है। फिर नृत्य के लिए है नट मंडप, प्रसाद के लिए है भोग मंडप, ठीक है, नट मंडप। तो अलग अलग, जैसे ये मुख्य है। जब मंदिर परिसर में आप जाएंगे तो प्रसाद वितरण के लिए एक अलग सा मंडप बना हुआ है, नृत्य के लिए बना हुआ है, जहां देवदासियों की बात अभी कर रहे थे हम। जगमोहन यानी सभा भवन, वहां लोग एकत्रित होंगे, गर्भगृह के बाहर वाला हिस्सा हो गया वो। फिर वही प्रवेश द्वार है, शिखर है, अमलक है, कलश है, मतलब उन सारी विशेषताओं से युक्त है ना। तो लोकल नेम जो चलता है ये कभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी, कि जगमोहन किस मंदिर स्थापत्य का हिस्सा रहा है। तो ये थोड़ा पॉपुलर है, किताबों में मिल जाता है ये, ठीक है। ये हो गया नागर शैली से संबंधित मंदिरों की सामान्य विशेषताएं और क्षेत्रीय उपशैलियों के कुछ उदाहरण और विशेषताएं। अभी ब्रेक के बाद हम लोग द्रविड़ शैली और बेसर शैली की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं द्रविड़ शैली पे। लिखिए आप जरा, द्रविड़ शैली। एरिया, देख लें आप, कृष्णा नदी से दक्षिण, कृष्णा नदी के दक्षिण, संरक्षक, पल्लव, चोल, पांडे, विजयनगर, नायक, संरक्षक में कर लीजिए आप पल्लव वंश है, पल्लव वंश के बारे में कल बताया था, चोल, पांडे, विजयनगर और मथुरा के नायक। ये क्रम है राजवंशों का दक्षिण में शासन करने का भी। ये जो है आपका, ये मध्यकाल में आ जाता है। चोल तक तो हम पूर्व मध्यकाल में पढ़ ही रहे हैं हम। चोलों के बाद दक्षिण भारत में पांड्यों का शासन है, फिर विजयनगर आएगा और फिर मथुरा के नायक, और भी छोटे मोटे नायक हैं। तो ये क्रम है, लेकिन इस मंदिर स्थापत्य की परंपरा इन सब के साथ भी चलती रही है। तो यहां पे हम पल्लवों चोलों पे बात करने के साथ साथ इनकी बात भी करेंगे हम, ताकि पूरे द्रविड़ स्थापत्य का एक विकास क्रम आपके पास एक साथ बना रहे, ठीक है। एरिया हो गया आपका, संरक्षक हो गया आपका, है ना। विशेषताएं लिख लीजिए आप। विशेषताएं पॉइंट्स में लिखते जाएं आप कि चार दीवारी के भीतर, चार दीवारी या सुरक्षा घेरा के भीतर मंदिरों का निर्माण, उत्तर में ऐसा फीचर नहीं था, साउथ में सुरक्षा घेरा के भीतर मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट लिखिए आप,
लिखें कि गर्भगृह के ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर इसे विमान भी कहते हैं। विमान, ठीक है। जो जैसे मान लो ये मंदिर का हिस्सा है, ठीक है, तो ऊपर जो शिखर होगा वो पिरामिड वाले शेप में, इस वाले शेप में बन रहा है। इधर क्या देखा था हमने, उत्तर भारत में रेखीय शेप में बनता है, इस सीधा। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो रेखीय शिखर हैं उसके, मतलब यहाँ दक्षिण भारत के जो मंदिर है सुदूर दक्षिण के, वो पिरामिड वाले शेप में बनते हैं। उसे विमान भी कहते हैं, विमान कहा ही जाता है वहां लोकल में। लिखिए आप अगला पॉइंट, गर्भगृह अष्टकोणीय। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें आप, नागर शैली में चतुष्कोणीय। ठीक है, तो जो 8 कोनों वाला मंदिर बनेगा वहां पे, नागर शैली में 4 कोनों वाला मंदिर बनता है ना। ठीक है, ये भी एक अंतर है इसमें। इसी में लिखो एक और पॉइंट, परिसर के भीतर ही जलकुंड या तालाब, परिसर के भीतर ही जलकुंड या तालाब एक और लिखो आप, गर्भगृह के अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों से मंडप, अर्धमंडप का निर्माण, विभिन्न उद्देश्यों से मंडप, अर्धमंडप का निर्माण, नेक्स्ट लिखें आप, प्रदक्षिणा पथ, यहां पे भी मिलेगा आपको। एक और लिख लें आप कि पिरामिड के आकार का प्रवेश द्वार इसे गोपुरम भी कहते हैं। इसे गोपुरम भी कहते हैं। जो प्रवेश द्वार जो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये इस शेप में बना हुआ, सपोज दैट, फिर बहुत विशाल विशाल प्रवेश द्वार बनेंगे। ऊपर का जो हिस्सा होगा ना, वो गाय के सिंग जैसा आपको दिखेगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तो पिरामिड के आकार का प्रवेश द्वार होता है मंदिर परिसर में, उसे हम गोपुरम भी, मतलब लोकल नाम है गोपुरम कहा जाता है उसे। तो द्रविड़ स्थापत्य में आपको ये कुछ कॉमन फीचर आपको दिखेंगे जब बात करेंगे हम। हैं तो हिंदू देवी देवता पे ही सारे मंदिर बन रहे हैं, ठीक है, तो देवी देवता तो जैसे नॉर्थ में है वैसे साउथ में है ना, उन्हीं देवताओं की आराधना है। गर्भगृह यहाँ भी है, बस ऊपर का हिस्सा वो थोड़ा चेंज हो गया है। समूह में यहाँ भी बन रहे हैं, समूह में नॉर्थ में भी बन रहे हैं। नॉर्थ में चतुष्कोणीय है, यहाँ अष्टकोणीय है। नॉर्थ में जरूरी नहीं कि जल का स्रोत हो, बट यहाँ अनिवार्यता जल के स्रोत आपको मिलेंगे। नॉर्थ में उड़ीसा में सुरक्षा घेरा आपको दिख रहा है, वरना यहाँ सुरक्षा घेरा आपको। साउथ के मंदिरों में ऊंचाई भी जो चबूतरा होता है बहुत कम ऊंचाई के होते हैं, शायद ये भी रीजन रहा हो चबूतरा घेरा का, सुरक्षा घेरा का। ठीक है,
नॉर्थ में आपको अलग से प्रवेश द्वार नहीं दिखेंगे, वो तो अब बना दिया गया है बाद में, टिकट वगैरह लिया जाता है, एंट्री बना दी जाती है ना। जब आप देखने आ ही रहे तो कुछ पैसे दे करके जाइए आप, ठीक है। तो वहां पे गोपुरम बना ही होता था प्रवेश द्वार अलग से उसी दौर में। तो कुछ सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंसेस तो हैं ही, ठीक है। इसका ना ग्रेजुअल ये इवॉल्व किया है, पल्लवों के समय, चोलों के समय, फिर विजयनगर के काल में इसका एक एवोल्यूशन है, और फिर मदुरा के, विजयनगर के बाद मदुरा के नायक के समय भी इसका एक एवोल्यूशन है। नए नए फीचर इसमें ऐड होते चले गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पल्लव काल में, जब पल्लव वंश का, यह तो ध्यान है ना, कल मैंने बताया था कहां शासन रहा है, सुदूर दक्षिण में 550 से 903 ईस्वी। पल्लवों के समय ही मंदिर स्थापत्य की शुरुआत हो रही, द्रविड़ स्थापत्य की, सुदूर दक्षिण में। अब ये सोचो आपकी, पल्लवों से पहले सुदूर दक्षिण में चोलों का शासन था, संगम काल वाले। संगम काल में हमें कोई मंदिर स्थापत्य की जानकारी एज सच नहीं मिलती है। बट ऐसे देखा जाए आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा नदी के तो नीचे ही पड़ता है अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ध्यान है ना सभी को। हमने कहा ना कृष्णा के नीचे अमरावती और नागार्जुन कोंडा मूर्तिकला का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, चैत्य एवं विहार का भी केंद्र रहा है। भाई साहब 18 किसने कर दिया था? ओ, चैत्य एवं विहार का भी केंद्र रहा है, ठीक है, याद है सभी को ना। तो मौर्योत्तर काल में तो वैसे भी इस वाले इलाके में जहां मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ, वहां पहले से विहार, चैत्य, स्तूप, मूर्ति, इन सब की एक परंपरा और लोकल स्तर पे संसाधन मौजूद है। गुप्तों के समय किसी न किसी रूप में प्रभाव जो था सुदूर दक्षिण तक था। ब्राह्मण संस्कृति का प्रसार वैसे पूरे भारत में था ही, जो ब्राह्मण वर्ण थे। जब प्रभाव दक्षिण तक था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म कहें आप, है ना। तो शासकों के द्वारा हो सकता है, जैसे बौद्ध स्थापत्य वगैरह हैं, उनको देख के प्रेरणा मिली हो, उत्तर के मंदिरों से प्रेरणा मिली हो कि भाई हमें भी यहाँ पे अपने अपने धार्मिक विश्वासों को अभिव्यक्त। तो शासकों के संरक्षण में वहां मंदिर स्थापत्य की परंपरा की शुरुआत, जो संसाधन है, जो कारीगर है, उसको लेकर के शुरुआत हुई। शुरुआती मंदिर भी जो बनने शुरू होंगे द्रविड़ स्थापत्य में, पहाड़ों को काटकर बनने शुरू होंगे, क्योंकि अमरावती, नागार्जुन कोंडा में पहाड़ों को काटकर बनाए जाने की परंपरा वहां प्रचलित थी। तो कारीगर वगैरह भी तो स्थानीय स्तर से उठाए गए होंगे ना। संसाधन तो चलो भाई पत्थर है तो आप उसका यूज कर लेंगे आप। तो हम थोड़ा विकास यात्रा को देखेंगे इसमें। हम सबसे पहले लिखें आप पल्लव काल में। इसमें ना कुछ अलग अलग शैलियों की बात होगी। इसी से ना आपको कुछ शासकों का नाम भी थोड़ा पता चल जाएगा कि दो चार पल्लव शासक ही हैं ये। पहला लिखें आप महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी। ठीक है, यहां लिखें आप कि महेंद्र वर्मन शैली से पहले एक पॉइंट और लिख लेंगे आप जरा, ठीक उसके ऊपर, कि दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में मंदिर स्थापत्य या द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत, द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत पल्लव काल से मानी जाती है। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन शैली में
एक पॉइंट लिखना है आपको, लिखें आपकी पहाड़ों को काटकर मंदिरों पहाड़ों को काटकर मंदिरों या मंडपों, मंडप कहा गया है, ठीक है। मंडप हो गया स्तंभों एवं बरामदा से युक्त, स्तंभों एवं बरामदा से युक्त या मंडपों के निर्माण की शुरुआत इसी काल में एक एग्जाम्पल लिख लें आप। पलवरम एक जगह है, एग्जाम्पल लिख लें आप, पलवरम, जहां से पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत हुई थी भारत में रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा। पलवरम से ही अनुसंधान की शुरुआत है ना। यहां लिख लें आप पलवरम, और यहां लिखें आप पंच पांडव मंडप, ठीक है, पंच पांडव मंडप। नोट कर लिया आपने इसको। तो जैसे शुरुआत इस समय हो रही है मंदिर स्थापत्य या द्रविड़ स्थापत्य, इसको महेंद्र वर्मन शैली कहा गया, पहाड़ों को काट करके ही, ठीक है, स्तंभ हैं, ठीक है, और मंडप जैसा, जैसे मंडप नहीं होता है, आप देखोगे मंदिर के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, तो कोई शिखर वगैरह नहीं बन रहा है अभी, गोपुरम वगैरह, मंडप केवल बने हैं। और हो सकता है किसी देवता या जैसे पंच पांडव है तो उसकी मूर्ति वहां पर स्थापित। शुरुआती आर्किटेक्चर है, मतलब ये मंडप कहा गया है मंदिरों को, ठीक है। पहला हो गया महेंद्र वर्मन शैली का एक एग्जांपल। दूसरा लिखें आप मामल शैली या नरसिंह वर्मन, छह सौ 640 से 674 ईस्वी। मामल या नरसिंह वर्मन शैली 640 से, मामल या महामल इस शासक की उपाधि थी, तो नाम ही दे दिया गया है कि भाई शैली, है ना। लिखें आप पहाड़ों को काटकर मंडप निर्माण की परंपरा इस दौर में भी जारी, ठीक है, जारी। जैसे महाबलीपुरम में पंच पांडव मंडप का निर्माण, महाबलीपुरम में पंच पांडव मंडप का निर्माण, ठीक है। तो यहां पलवरम में था, ये महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा गया इन्हीं के नाम पे, ठीक है, मामल्लपुरम महाबलीपुरम को भी कहते हैं। एक तो ये हो गया, है ना। ठीक है, मंडप के साथ साथ एकास्मक पत्थर से निर्मित मंदिर
एकात्मक पत्थर से निर्मित मंदिरों, ब्रैकेट में कर लीजिएगा रथ, इसे रथ कहा गया है, का भी निर्माण प्रारंभ ठीक है, का भी निर्माण प्रारंभ एक ही पत्थर को काट करके रथ मतलब एकात्मक पत्थर के मंदिरों को कहा गया है। ये एक नई शुरुआत हो रही है इस काल में, ठीक है। इसे रथ कहा जाता है, मंडप, रथ, ये सब वर्ड ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। यहां एग्जांपल लिख लें आप, महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा रथ, महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा रथ, टोटल यहाँ पे 8 अलग अलग एकात्मक पत्थर के मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। आपको लग रहा हो कि बहुत विशाल, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे आकार के, मतलब जितना ये स्पेस है। तो एक पत्थर है ना, एक ही पत्थर को काट करके बना दिया गया मंदिर के शेप, 8 बने हुए हैं ऐसे। एक बहुत ही छोटा है द्रौपदी रथ जो है, इसमें 5 तो पांडवों पे ही रथ है, अर्जुन पे, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ऐसे करके, फिर द्रौपदी, और 1-2 देवी देवताओं पे है। तो एक बहुत छोटा है, तो द्रौपदी रथ चूंकि एक महिला रथ है तो उनको माइनस करके ही सप्त पैगोडा वर्ड इसको यूज, बट उनको हटा दिया जाता है जब इस तरह की बात की जाती है, नाम दे दिया गया, बट है वहां 8 रथ, 8 मंदिर, महाबलीपुरम में ही है ना। तो दूसरे काल में एक नई बात, मंडप निर्माण की परंपरा चलती रही, रथ निर्माण की परंपरा आ गई। तीसरा शैली लिखे आप, राज सिंह शैली। छह सौ 674 से 800 ईस्वी तक राज सिंह शैली। लिखें पहला पॉइंट कि इस काल में द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का निर्माण प्रारंभ सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का निर्माण प्रारंभ जो हमने बताया था आपको, गोपुरम, विमान, वो सब निर्माण अभी इस दौर में शुरू हुए हैं, ठीक है। एक और पॉइंट लिखें इसमें, लिखें कि संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ यानी अब पत्थरों से मंदिर बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को काटकर ही नहीं, वो एक अलग परंपरा है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी मंदिर, तभी वो सारी विशेषताएं आ पाएंगी वो ठीक से। और उदाहरण लिखिए आप इस दौर के, एक लिखें आप, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, एक और लिखें आप एग्जांपल, महाबलीपुरम का शोर मंदिर या तट मंदिर, शोर मंदिर या तट मंदिर, ठीक है। ये फेमस एग्जांपल हैं दोनों इस दौर के। चौथे नंबर पे लिखें आप,
नंदी वर्मन शैली, इसमें कुछ खास बदलाव का उल्लेख नहीं होता है, बस थोड़े गिरावट के संकेत मिलने लगते हैं। 800 से 900 ईस्वी कर लीजिए आप। लिखें द्रविड़ स्थापत्य की विशेषताओं से युक्त इस दौर में भी मंदिरों का निर्माण जारी। मंदिरों का निर्माण जारी। हालांकि राजनीतिक आर्थिक कारणों से मंदिर स्थापत्य में गिरावट के भी संकेत मिलते हैं। एक लिख लें आप इसमें एग्जाम्पल, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ये जो महाबलीपुरम का जो वहां बहुत सारे स्मारक हैं वो भी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है ना। मतलब नोट करके लिखना चाहें तो लिख लें आप कि महाबलीपुरम के स्मारकों को भी यूनेस्को के विरासत सूची में ठीक है, महाबलीपुरम का जो है आपका है ना। अब लिखें चोल कालीन स्थापत्य। ठीक है, चोल कालीन स्थापत्य, पहला पॉइंट लिखें इसमें आप, लिखें चोलों का काल राजनीतिक रूप से अधिक स्थिरता एवं आर्थिक रूप से समृद्धि का काल था। आर्थिक रूप से अधिक समृद्धि का काल था। और अधिकांशतः शासकों का झुकाव शैव धर्म के प्रति, शैव धर्म के प्रति। ठीक है, इसका प्रभाव मंदिर स्थापत्य पर भी दिखता है। मंदिर स्थापत्य पर भी दिखता है। ठीक है, जैसे अब राजराज हैं, राजेंद्र हैं, मतलब 100-150 वर्षों का तो ऐसा शासन काल है जिस समय समझो पूरे दक्षिण भारत में चोलों का दबदबा है एक तरह से। एक बड़े आंध्रा पे और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एक बड़े हिस्से पे, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब पे भी तो ताकत भी है, समृद्धि भी है और उत्साही शैव समर्थक भी हैं। शैव धर्म के प्रति बड़ी उत्साह है, बहुत जुड़ाव है इनका। जैसे कल या आप देखोगे मूर्ति कला में तो बड़ी संख्या में शिव की मूर्तियां बन रही हैं इस समय। और भी दूसरे शासकों ने भी, पल्लवों ने भी संरक्षण दिया है ना, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बहुत सारे मंदिर बनेंगे। अब देखिए आप कुछ प्रमुख उदाहरण देखिए, तंजौर का बृहदरेश्वर मंदिर,
ठीक है, बृहदरेश्वर मंदिर, कॉमा देके लिखें आप। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर, कल लिखाया था मैंने आपको, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। दरासुरम एक जगह का नाम है, दरासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। ठीक है, दरासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर इत्यादि। देखिए, इन तीनों ही मंदिरों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। इन तीनों ही मंदिरों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। मतलब इसको महान चोल मंदिर भी कहते हैं, है ना। आगे लिखें। देखें, इस काल में कुछ परिवर्तनों के साथ द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। वो सारी विशेषताएं, बट कुछ परिवर्तन भी होंगे इसमें। आगे लिखें आप। अपेक्षाकृत विशाल मंदिरों का निर्माण देखें, विशाल गोपुरम, ऊंचे विमान इत्यादि। ऊंचे विमान जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया मंदिर का। एक एग्जाम्पल लिखें इसमें कि बृहदरेश्वर मंदिर का विमान लगभग 200 फीट ऊंचा है। एक बहुत बड़े आर्ट के राइटर हैं, लेखक हैं, मतलब आर्ट वाले हिस्ट्री के, यूरोपियन राइटर ही हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई इन इमारतों को तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई किसी दैत्य ने बनाया होगा। मतलब इतने विशालकाय मतलब इमारतें, मतलब कोई वो एक तो होता है ना कि आश्चर्यचकित होकर के मतलब कहना, उस तरह की बात कहते हैं। बड़े अच्छे लेखक हैं, पर्सी ब्राउन, है ना, वो इस तरह की बात कहते हैं। मतलब आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ये सब भारतीय कला के जाने माने मतलब राइटर हैं। कला इतिहास की जब बात की जाती है तो A.K. स्वामी, पर्सी ब्राउन, इन सब का रेफरेंस बराबर आता है। कभी आप कोई अच्छी किताब कला की पढ़ेंगे उसमें, तो है ना। तो इससे एक एग्जाम्पल है ना, कि विशालता पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। आगे लिखें आप। वो सभी पे आपको दिखाएगा, मंदिरों के दूसरी इमारतों पे भी दिखेगा, चार दीवारी पे भी दिखेगा, मतलब वो सब खास बात है इसकी। नेक्स्ट लिखें आप। लिखें, अलंकरण पर भी अत्याधिक बल।
देखिए यह दो प्रकार से देख सकते हैं। प्रथम रामायण, महाभारत एवं पौराणिक विषयों से संबंधित बड़ी संख्या में मंदिरों के दीवारों पर मूर्तियों का निर्माण, विमान एवं गोपुरम पर भी, विमान एवं गोपुरम पर भी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखें इसमें, द्वितीय, इन्हीं विषयों से संबंधित वही रामायण महाभारत वगैरह से संबंधित बड़ी संख्या में चित्रों का निर्माण मंदिरों के दीवारों पर, चित्रों का निर्माण मंदिरों के दीवारों पर। ठीक है, तो खास बात क्या है, इसकी विशालता है और अलंकरण है, वरना वो सारी विशेषताएं पल्लव काल वाली, द्रविड़ स्थापत्य वाली। आगे लिखें आप, शिव मंदिर परिसर में एकात्मक पत्थर से निर्मित नंदी का भी निर्माण, एकात्मक पत्थर से निर्मित नंदी का भी निर्माण। नंदी लिखिएगा, मंदी नहीं, है ना। नंदी जो शिव के वाहन हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है चोलों से संबंधित जो चेंजेस थोड़े बहुत दिखेंगे आपको। अब लिखें आप नेक्स्ट, विजयनगर कालीन स्थापत्य, विजयनगर कालीन स्थापत्य। ब्रैकेट में लिखेंगे आप 14वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य से 16वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक मतलब वैसे 1336 से इनका शुरू हो जाता है कार्यकाल जो है, और 1610-20 के बीच में जो इनका शासन जो है कमजोर पड़ जाता है फाइनली। बीच में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में ना विजयनगर का एक लंबा शासनकाल है। ठीक है, और 4 अलग अलग राजवंशों का शासन रहा है। पहला वंश संगम वंश है, फिर सालू वंश है, तुलु वंश है, उसके बाद तुलु वंश में एक बहुत लोकप्रिय शक्तिशाली शासक है कृष्णदेव राय। यूपीएससी लगभग हर एक साल या एक आध साल के अंतराल पे पीटी में विजयनगर से सवाल पूछ ही लेती है। समझ में आ रही है बात ना, हर एक साल या कभी कभी गैप हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो हम अध्ययन करेंगे मध्यकाल में इसका, बट थोड़ा परिचय मैं दे दे रहा हूं क्योंकि बताने जा रहा हूं इसके बारे में। और फिर एक चौथा आर्यभट्ट वंश था। प्रशासन भी काफी इसका कुशल रहा है, सोशल
पॉलिसी वगैरह भी राज्य की बड़ी अच्छी रही, जैसे कोई विधवा विवाह पे कर लिए जाते थे और विधवा पुनर्विवाह हो तो उस पर कर नहीं लिए जाते थे। तो कुछ ऐसी नीतियों के लिए भी मतलब विजयनगर काल जाना जाता है। सती प्रथा, देवदासी प्रथा, दास प्रथा सब प्रचलित रही है यहाँ पे। आर्थिक रूप से भी काफी बेहतर दौर रहा है विजयनगर का जो दौर है, मतलब दक्षिण भारत में है ना। तो मंदिर स्थापत्य का भी विकास हुआ है। यहाँ पे भी द्रविड़ स्थापत्य की सारी विशेषताएं हैं, कुछ नए परिवर्तनों के साथ, ठीक है, कुछ नए चीजों के साथ, है ना। हम केवल द्रविड़ स्थापत्य पे बात करने जा रहे हैं। देखिए आप जरा कि इस काल में भी द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित सभी विशेषताएं कुछ नए तत्वों के साथ दिखाई पड़ते हैं। इसको लिखाने का मतलब यह है कि कभी लिखना पड़ा आपको तो बताएंगे कि भाई इस काल के मंदिरों में हमें सुरक्षा घेरा के साथ मंदिर, समूहों में मंदिर, जलकुंड, अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड जैसा शिखर जिसे विमान कहते हैं, गोपुरम, वो सारी विशेषताएं इसमें भी आप चिपका देंगे। चिपकाना समझते हैं ना, एक जगह से उठाया दूसरी जगह उसे पेस्ट कर दिया। उसके लिए दिमाग में चिपकाना जरूरी है कि क्या पेस्ट करना है, ठीक है। इसलिए पहला लाइन लिखा रहा हूं मैं। दूसरा लिखें आप, लिखिए अधिकांशतः मंदिर के साक्ष्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हम्पी नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। हम्पी नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। जैसे लिख लें आप, हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, कौमा विरूपाक्ष मंदिर, कौमा विठल स्वामी मंदिर, इत्यादि। देखिए आंध्र प्रदेश से भी मंदिरों के साक्ष्य, इसी में लिख लें आप, आंध्र प्रदेश से भी कुछ मंदिरों के साक्ष्य, जैसे लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, चोल शासकों की तरह बड़े पैमाने पर अलंकरण को महत्व दिया गया है। ठीक है, मूर्तियों एवं चित्रों के माध्यम से नेक्स्ट लिखें, मंदिर परिसर में कुछ नए भवनों का निर्माण, कुछ नए भवनों का निर्माण मंदिर परिसर में, जैसे कल्याण मंडप, देवताओं के विवाह के लिए,
ये भी उत्सव के रूप में मनाया जाता था, देवताओं का विवाह, है ना। इसी में लिखे अम्मान मंडप, अम्मान सहयोगी देवताओं के लिए। ठीक है, सहयोगी देवताओं के लिए, है ना। अभी 4-5 साल के अंदर ही कल्याण मंडप के बारे में पूछा था यूपीएससी में। ठीक है, कि सिंपल सा सवाल था, वो एक नजर में बन जाने वाला था, वो पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट लिखें, मंदिर परिसर में राज परिवार के सदस्यों की मूर्तियों को भी स्थापित किए जाने के साक्ष्य। ठीक है, जो राजा हैं, रानी हैं या कुछ और भी, उनकी मूर्तियां भी कहीं कहीं, ठीक है, मतलब वो भी अपने आप को बस उसके जस्ट नीचे ही मान रहे हैं, देवता के नीचे। ठीक है, ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत लोगों के मन में रहता होगा जब मंदिर बन रहे हैं, जो मेरी भी एक मूर्ति इसमें लग जाती। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, लिखें कुछ गैर धार्मिक इमारतों पर इस्लामिक स्थापत्य संबंधी प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। स्थापत्य संबंधी प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। है ना। अब जैसे गुंबद है, मस्जिद में देखेंगे आप, या कई मध्ययुगीन इमारतों में देखेंगे आप, मेहराब होता है ना, मीनार होते हैं। ठीक है, सब बहुत सारी विशेषताएं। चूंकि थोड़े समय के लिए तुगलक वंश का शासन रहा है सुदूर दक्षिण पे, तो कुछ इमारतें बनी भी हैं। और तुगलक वंश मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही चुनौती दी गई थी उसकी सत्ता को, और फिर हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर राज्य स्थापित किया गया था। तो कुछ कुछ इमारतों पे इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, तो ओवरऑल स्थापत्य की जब हम बात करते हैं विजयनगर में, इन सब बातों को लेते हैं। अब आप लिखें, आप एक शीर्षक दीजिए, मदुरा के नायक। विजयनगर काल में क्या होता था कि एक नायंकार सिस्टम के बारे में कभी आप पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। कई जगह जो शासक होता था वो सीधे शासन करता था, जो दूर दराज के इलाके थे वहां सेनापतियों के, सैनिक अधिकारियों के माध्यम से शासन, उसे नायंकार कहा गया है। उसको पावर अधिक होते थे प्रांतपतियों की तुलना में। तो जब केंद्र राज्य कमजोर हुआ तो नायकों ने भी छोटे बड़े राज्य स्टेब्लिश कर लिए। उसमें मदुरा के नायक काफी शक्तिशाली थे। उसमें मदुरा के नायक काफी शक्तिशाली थे, अलग। ठीक है, आजकल दक्षिण भारत के पिक्चर में मदुरा के खलनायक दिखाए जाते हैं। वैसे दक्षिण भारतीय पिक्चर में विलेन में हर क्लास में बताता हूं, मदुरा से या हैदराबाद से या मुंबई से या पटना से। जब कोई नहीं संभलता तो फिर वो पटना से बुलाते हैं वो लोग। ठीक है ना, हमने पटना से बुलाया है। मतलब अब जहां रजनीकांत हो वहां बुलाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, रजनीकांत की अपनी एक परंपरा है, मतलब, है ना। खैर, तो मदुरा के नायक, जैसे नायक वर्ड कैसे आया, मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको कि ये अधिकारी हुआ करते थे। कमजोर करने के बाद इन्होंने स्वतंत्र हो गए, मतलब। तो मदुरा वाले पावरफुल थे। तो एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया उनका लिखे आप नायक के बारे में। देखिए, विजयनगर के पश्चात
मदुरा के नायकों के संरक्षण में भी स्थापत्य का विकास जारी रहा। लेकिन इस समय मंदिर परिसर में बाजारों एवं आवासीय इमारतों का भी निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, एक शहर जैसा ही हो गया मंदिर, बाजार भी है, रहने तमाम लोगों के रहने की व्यवस्था भी है पूरे परिसर में। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें आप, एक मदुरा का मीनाक्षी मंदिर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर। तो नागर शैली पे अलग से प्रश्न हो सकते हैं, द्रविड़ शैली पे अलग से प्रश्न हो सकते हैं, मेंस में नहीं पूछे गए हैं अभी। जब से सिलेबस चेंज है तब से बचा हुआ है अलग से, मतलब स्थापत्य वगैरह करके कुछ पूछा गया जहां को जिक्र कर सकते हैं आप। बहुत चांसेस हैं कि पूछे ही जाएंगे, मतलब बिना पूछे तो रहने वाली बात नहीं है। दोनों में तुलनात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, या जैसे एक बार पूछा गया, हाँ चोलकालीन स्थापत्य पे पूछा गया, एक बार पूछा गया सवाल, एक क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, लगभग 100 शब्द में लिखना था चोलकालीन स्थापत्य, तो वो सीधे सीधे बता देना था सारी बातें, द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता और जो बातें हमने बताई हैं वो सारी बातें। आगे भी क्वेश्चन आएंगे इससे, तुलनात्मक भी आ सकता है नागर और द्रविड़ शैली में, वो साथ ही साथ उसको करा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में है इसका रोल, मतलब एक आध वर्षों के अंतराल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन में तो रहता ही है मंदिर, पहले से भी इसका महत्व है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब लिख लो आप, शीर्षक दे दो बेसर शैली। बेसर शैली, एरिया लिख लो आप, विंध्य पर्वत एवं कृष्णा नदी के मध्य, कॉमा देके लिख लो आप, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा आंध्र के एक बड़े भूभाग पर महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा आंध्र के एक बड़े भूभाग पर। ठीक है, ये एरिया हो गया। संरक्षक लिख लें आप, वातापी के चालुक्य कौमा राष्ट्रकूट कौमा होयसल इत्यादि राजवंश। इसमें जैसे कल्याणी के चालुक्य भी आ जाएंगे, उस समय भी मंदिर बने हैं। एक वैसे जिक्र नहीं किया था हमने, वातापी के चालुक्यों के समय ही उसकी एक शाखा अलग हो गई थी, उसी की शाखा थी आंध्र प्रदेश में, उसे वेंगी का पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। तो चालुक्य कई मिलेंगे, गुजरात वाले मिलेंगे आपको, वातापी वाले मिलेंगे, वेंगी वाले और कल्याणी वाले। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना सभी को? गुजरात वाले, वातापी वाले, है ना, जैसे लिखा रहता है ना खाने का सामान, दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले, जोधपुर वाले, कचौरी जहां होगी वहां लिखा रहेगा जोधपुर की फेमस या जयपुर की फेमस कचौड़ी।
प्याज और दाल वगैरह की कचौरी बहुत फेमस है वहाँ, है ना। इंदौर में भी खाने वगैरह की बहुत सारी मतलब चटपटी चीजें जो हैं, एक बार किसी क्लास के सिलसिले में गया था मैं वहां पे भी, तो शाम के समय बहुत क्रेज दिखा हमें, मतलब साफ सफाई वाकई बहुत थी। और तो वैसे राजस्थान में भी ना खाने की संस्कृति बहुत हर जगह है वैसे तो, बट वो क्रेज है खाने का, मतलब ठीक है। और मिठाइयाँ वगैरह भी थोड़ी, चूंकि अभी भी पशुपालन वगैरह काफी बेहतर है वहां पे, तो ज्यादातर जो मिठाई की दुकान है उनका अपना गौशाला होता है। एक आध तो हम जानते भी हैं कहीं कहीं पे कि वहाँ इनका अपना गौशाला है, मतलब किसी के थ्रू, तो थोड़ा है उन्नत वहां देखा है हमने, चूंकि समय व्यतीत किया तो थोड़ा अनुभव है वहां का। इंदौर में भी काफी बढ़िया हमने देखा था खाने पीने का सामान। ठीक है, कैसा लग रहा है सुन के आप लोगों को? अच्छा, आप इंदौर से ही हैं, ओके, गुड। कौन लाल कुआं या भंवर कुआं करके कोई एक जगह था, वहां रुके थे हम, हाँ, भंवर कुआं है ना। और 4-5 दिन रहे होंगे वहां पे, ठीक है ना। कुछ एक इंटरव्यू क्लासेस थी और उसके लिए कहते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं वेसर शैली, तो अभी हम बताते हैं जैसे ये सब शासक भी हैं। अब लिखिए आप इसमें, आप विशेषताएं में लिख लीजिए आप एक लाइन, विशेषताएं। जैसे टाइम हो जाता है ना, सब लंबी गहरी सांस लेके लिखते हैं, उसके बाद कब सर बोले कि आज मुक्ति है ना आपको, है ना। कईयों को देख रहा हूं, जैसे शिवम को देख रहा हूं, बैठा हुआ था ऐसे, पहले क्लास जैसे जैसे होता गया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। अब लगा शायद अब छुट्टी हो जाएगी, तो था फिर ऐसे, अरे लिखने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो लास्ट ही पॉइंट है, लिख लीजिए आप ये आज का, है ना। विशेषता में एक ही पॉइंट लिखना आपको कि द्रविड़ एवं नागर शैली, द्रविड़ एवं नागर शैली का मिश्रण। अलग से कुछ लिखना नहीं आपको इसमें, बस यही लाइन लिखना था आपको इसमें, ठीक है। दोनों की विशेषताएं कॉमन मिलेंगी आपको यहाँ पे एक एक मंदिर में। कहीं चतुष्कोणीय मिलेगा, कहीं अष्टकोणीय मिलेगा, कहीं गोपुरम मिलेंगे, कहीं सुरक्षा घेरा मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मतलब दोनों का इंपैक्ट दिखेगा आपको यहाँ के मंदिरों पे, ठीक है। तो छोटे मोटे एग्जाम्पल है वो मैं कल वाली क्लास में करा दूंगा आपको, ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं इसमें, 5-7 एग्जाम्पल है इसमें। एहोल, वतापी, पटदिकल, एलोरा, एलिफेंटा और होयसल, 6 जगह है जहां से एक एक दो दो एग्जाम्पल हमें लेने हैं, बस बेसिस वैली कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कल फिर बात करते हैं हम लोग, कल इसी पे चर्चा थोड़ी जारी रहेगी, करीब करीब आधे घंटे के आसपास चित्रकला, 15-20 मिनट मूर्तिकला, और उसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में साहित्य। अब इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये रहेगा कल प्लान में, हाँ, ओवरऑल वाला जो है शिक्षा और साहित्य, और भी जितना संभव होगा बताऊंगा मैं। थैंक यू।